सुबुनी किसी सर एग्जाम के गुड़ा को सॉरी डाउट अच्छी नहीं सर एग्जाम के पूरा कुछ डाउट बाहर मिल गया फोर 9 हो गए So we will discuss a new chapter, that is budgetary control. So far we have studied two techniques. One is marginal costing, second was standard costing, third is budget control. स्टैंडर्ड एंड बजट में व्हाट विल बी द डिफरेंस? ये जो स्टैंडर्ड हम लोग पढ़े थे, हम लोग देखे थे कि पहले एक स्टैंडर्ड फिक्स होना है, देन हम लोग स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते थे इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये होता है क्या, पहले एक दिस इज प्री डिटरमाइंड, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज प्री डिटरमाइंड and actual when it happens then compare. This is what all about in standard costing. But in budgetary controls we are preparing the estimate. Before knowing budgetary control we should know what is budget. Budget का meaning क्या है? Budget actually this is a very old term, like it has come from a French word. It started in a French word that is known as Volgate. Volgate means इसका एक फ्रेंच वर्ड वॉलगेट का ये बहुत पुराना एक वर्ड है. इसका ये मीनिंग है कि इट इज ए लिटिल बैग ऑफ लेदर. जैसे आप लोग का छोटा छोटा घर में पर्स रहता है या एक छोटा सा लेदर बैग है जिसका अंदर जैसे ये एक थैली है, इसमें हम लोग इससे कोई भी कीमती चीज इसका अंदर रखते हैं और इसी से लेके खर्चा करते हैं. लेडीज लोग to store the important like currency or coins, they used to have a leather pouch जिसका अंदर वो सारे पैसा रखते थे और उसी से सारे पैसा लेके खर्चा करते थे. ये थैली है, एक लेदर का थैली है. इसी वर्ड से धीरे धीरे हमारा जो वर्ड है ये दिस इज नोन एज बुर्गा. बुर्गा मीन्स दिस लेदर पर्स. उसी से बुलगेट हुआ और धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उसको बजट बना दिया. ये बजट वर्ड इंडियन नहीं है, ये बजट वर्ड इंडिया को आया गया है. जैसे कि हम लोग जानते हैं हर साल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस ए बजट. सो जैसे हम बजट का बारे में जानेंगे, इसका कितना एक कैरेक्टरिस्टिक्स. पहला चीज है बजट इज ऑलवेज डन
और प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। आने वाले दिन के लिए हम लोग बजट बनाते हैं। जैसे आप सब लोग को पता है, जनरली इन द मंथ ऑफ February the union budget is put up by government of India, the union budget, and this budget will start working from 1st April to 31st March next year. So this is for 12 months. ये बजट हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास पुट करता है इन मंथ ऑफ February. So you see here, it is done sufficiently in advance. It is prepared in advance. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, any budget it should be expressed in monetary terms, like what to accomplish and how to accomplish. ये दो चीज बजट का अंदर देखने को मिलेगा। एक तो ये हमेशा फ्यूचर के लिए बना जाता है, नॉट फॉर द प्रेजेंट, एंड इट इज एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। इट कैनॉट बी विदाउट मॉनेटरी टर्म्स, देयर इज नो बजट। बजट में हमको कितना प्रॉफिट होगा, आई हैव टू मेंशन दैट प्रॉफिट। आइदर द प्रॉफिट कैन बी इन रुपीस और इट कैन बी ए परसेंटेज, व्हाटएवर इट मे बी, बट there has to be a monetary terms and what to accomplish and how to accomplish, मतलब कैसे मैं करना चाहता हूं और क्या करना चाहता हूं, ये सारे चीज बजट का अंदर एसेंशियल्स है। और क्या क्या एसेंशियल है, मैं आपको एक छोटा सा डेफिनेशन दे देता हूं बजट का। सीमा लंदन, सीमा का एक डेफिनेशन है, बजट इज ए, किताब में भी हो सकता है, स्टिल यू कैन रिमेंबर दिस डेफिनेशन। बजट इज ए फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। Budget is a financial and or quantitative statement prepared prior to a defined period। ये जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया वही चीज डिफाइन किया है सीमा लंदन ने। Prepare prior to a defined period of time, of the policy to be pursued। जैसे मैंने बोला what to accomplish and how to accomplish, they are part of this slide of the policy to be pursued during that period। During that period for the purpose of attaining a given objectives। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बजट। ये बजट का डेफिनेशन में आपको सारे चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला है, इट इज ए फाइनेंशियल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स। पहला पॉइंट, इट कैन बी ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
इट कैनॉट बी एनी ऑफ द स्टेटमेंट। जैसे कि मैं बोलूंगा मेरा आज प्रॉफिट होगा, इट इज नॉट अ बजट। बट जैसे मैं बोलूंगा मेरा 10% प्रॉफिट होगा, दैट मींस ये 10% प्रॉफिट होगा, इट इज ए फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। मैंने भी हिसाब कर दिया कि मैंने पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उससे 10% में ज्यादा बजट किया है। सो दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वांटिटेटिव कैसा है कि मेरा प्रोडक्शन अभी जितना है अगले साल उससे 5000 टन ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो इट इज एग्जांपल ऑफ quantitative statement. I give a statement with a quantity attached to that. So budget is a financial and or quantitative statement prepared prior to a defined period. जैसे मैंने बोला अगर मुझे 1 अप्रैल से बनाना इंप्लीमेंट करना है, I should prepare my budget before 1 April. So it is generally giving that meaning, it is prepared prior to a defined period of time. It tells you of the policy to be pursued during that period. उस पीरियड में जैसे मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है, मेरा कितना इनकम होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, और मेरा उस एक साल में what will be my tax structure, what will be my foreign trade policy, what will be my GST collections. So all things will be defined. It will tell you about the policy to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objectives. मेरा objectives क्या है? In budget, every budget will have a objectives. So you are preparing something. Suppose you are preparing a budget. Suppose you have a marriage at home next month. इसके लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा. So you are preparing मेरा कितना सोर्स ऑफ रेवेन्यू, कहां से मैं पैसा लाऊंगा, डिफरेंट सोर्स से लाऊंगा, पैसा आया, देन इससे मेरा खर्चा हुआ, I spend, so that I am able to complete my assignment without any tension. ये मेरे को पर्पस है. I am able to complete my marriage. This year marriage is my purpose. So every budget will have a definite purpose. If you are giving a party also, you have a purpose why you are giving the party. So blindly nobody will do anything. That is why every budget should have a purpose. So this is the definition given by Seema London. And in a company or in an organization, how it is helpful. मेरे को कॉस्टिंग का स्टूडेंट को why I should study budget. देखिए आप लाइफ में कुछ भी करिए, प्लानिंग ऑफ एनी इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कंपनी चलाते हैं, कंपनी में देयर विल बी लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द कंपनी. सो फॉर एवरीथिंग यू नीड फाइनेंस. आपको डे इन डे आउट कंपनी चलाने के लिए फंड का रिक्वायरमेंट है. वो फंड कहां से आएगा, कहां से फंड आएगा, देन यू आर स्पेंडिंग इन डिफरेंट थिंग्स. आपका चलाने के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए आपका कैश का शॉर्टेज नहीं होना चाहिए. सो दीज आर ऑल द डिफरेंट एरियाज वेयर वी कैन डू आवर फाइनेंशियल प्लानिंग. सो certain of the essentials. कंपनी में अगर बजट ठीक से इंट्रोड्यूस होता है, इट विल सेव लॉट ऑफ आवर मनी, एनर्जी एंड रिसोर्सेस. इसके लिए टॉप मैनेजमेंट हैज टू सपोर्ट. सो वी शुड हैव टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट.
That is one of the essential. And there should be clear and realistic goals. जो भी आप बना रहा है, आपका कंपनी का गोल शुड बी क्लियरली डिफाइंड. Similarly, there should be again goals for each सब यूनिट्स. ये क्या है? सपोज मेरा एक कंपनी का हेडक्वार्टर इधर है, देन इट हैज गॉट डिफरेंट यूनिट्स. यूनिट्स का अंदर में सब यूनिट्स है, SU1, SU2. So objectives is done determined by headquarters. Again, units and sub units also, their goals also should be defined so that everybody is working in the same direction, that is to attain the goals. For attaining the goals, whatever planning or budget we have to do, we can do that. So there must be a definition of goals for each sub units. Sub units means the departments or any other establishments under the unit. And यहाँ पे there should be full participation of employees. Without participation of employees, we cannot complete the budget. We cannot attain the benefits of budget, and it should be flexible. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फ्लेक्सिबल. आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एग्जाम्स में यू विल फाइंड क्वेश्चंस अबाउट फ्लेक्सिबल बजट. मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा. दिस इज फ्लेक्सिबल मींस बजट शुड नॉट बी रिजिड. इसका ऑपोजिट फ्लेक्सिबल है. दैट मींस यू आर चेंजिंग द लेवल ऑफ ऑपरेशन, अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द बजट आल्सो. सो वी विल स्टडी फ्लेक्सिबल बजट सेपरेटली. You just remember it should be flexible. There are some other points in your books, you can just go through. I will not spend much time in telling you essentials. Now I will let you know there should be something called, before knowing what is master budget, let me tell you what are the budgets we should prepare. What is the sequence of preparing a budget? Suppose we have a company. For example, I have a company. This company wants to set up a plant here. Set up a plant of, for example, manufacturing car in India. This is a foreign company. Suppose this company wants to set up a plant of manufacturing cars in India. तब कंपनी बजट करेगा. First, what they will study in India? First, they will do a estimate. यहाँ बाजार कितना है? बाजार कितना मतलब how much is the potential to purchase the product. So they will do a survey to know the demand. पहले यहाँ पे डिमांड कैसे होगा, कितना होगा, किस टाइम पे होगा, वो सब स्टडी करने के लिए so they will do a survey and first they will estimate what will be the sales. That is why sales is the first budget. कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं कितना बेचूंगा उसी हिसाब से प्रोडक्शन करूंगा. So first they will do sales budget. Sales budget में क्या करेंगे? They will do a survey. They will send their people. They will collect information about the purchasing power of the people. They will also see their like taste of the people. What is the income group? There are many areas. What survey they will do?
and as per the survey they will come, suppose they can say that I can sell 500 units per year, इसमें 500 यूनिट में बेच पाऊंगा। ये फाइनली दे गॉट ए मार्केट सर्वे एंड दे प्रिपेयर ए सेल्स बजट। जैसे जैसे मेरा सेल्स बजट हो जाएगा उसका बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं जानता हूं 500 यूनिट में बेचूंगा तो मेरे को आई विल डू ए प्रोडक्शन बजट। ये 500 करूंगा, बेचूंगा, जाओ प्रोडक्शन ज्यादा भी कर सकता है कम भी कर सकता है, तो आई विल डू ए प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में क्या होगा, सपोज मेरे पास 500 बेचने के लिए मेरे पास ऑर्डर आया है, मैं सोचा कि 500 तो मैं बेचूंगा, आई विल आल्सो बिल्ड अप सम इन्वेंटरी, 100 में एक्स्ट्रा बनाऊंगा, सपोज 600 कार्स आई वांट टू मैन्युफैक्चर। तो 600 कार के लिए मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या आदमी चाहिए, कितना खर्चा चाहिए, वो सब अगेन आई विल डू मटेरियल्स बजट, लेबर एंड एक्सपेंसेस, तीनों का बजट करूंगा फॉर 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स में प्रोडक्शन करना चाहता हूं, फॉर द 600 यूनिट्स आई नीड टू make a budget, how much material, how much labor and how much other expenses, और मैं कितना लोग हायर करूंगा, कितना लैंड खरीदूंगा, कितना प्लांट बैठाऊंगा, सारे चीज का आकलन में बनाऊंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कब होगा, सारे डिटेल्स मैंने एक प्रोजेक्शन देके एक प्रोडक्शन बजट करूंगा। ये सब चीज हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। अगेन जैसे जैसे मैं मटेरियल बजट करूंगा, रिमेंबर आई विल डू मटेरियल प्लानिंग, मैं मटेरियल कितना है मेरे पास, कितना खरीद लगेगा, कितना खरीदेगा, उसी हिसाब से मेरे को मटेरियल बजट करना है। सिमिलरली लोगों को हायर करना है, रिक्रूटमेंट बजट करना है, लोगों को ट्रेनिंग देना है, ऑल दोस थिंग्स आई हैव टू प्लान, एवरीथिंग अकाउंट्स फॉर मनी, सो व्हाई आई एम डूइंग इट, आई हैव टू मेक एस्टिमेट फॉर ऑल दीस आइटम्स। उसका बाद मेरा ये हो गया, देन लेबर रिक्वायरमेंट हो गया, मैन पावर बजट हो गया है। ये सारे चीज के लिए आई नीड सम कैश, देन आई मेड मेरा कैश बजट, कितना पैसा है, कितना पैसा कहां से लाएगा, देन आई डू ए कैश बजट। ये सारे चीज को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, if I combine everything, this represents a master budget. So master budget is a combination of all budgets starting from sales, production, material, requisition, cash and any other budgets we prepare in a company. So master budget, when you are asked, you have to tell everything. Everything comes under master budget. मास्टर बजट बोल के और कुछ नहीं है, मास्टर बजट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल बजट्स। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ मास्टर बजट। एंड इसमें आपको आएगा सारे चीज जो आपने पढ़ा है, हर चीज का एक एस्टिमेट करना है। समझ में आ रहा है? सपोज आई विल टेल यू, मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूं आपको। हाँ, ये तो हो गया। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बजट चैप्टर से, आपका सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में बता रहा हूं इसका क्या मीनिंग है। जैसे कि मैं एक प्लांट हूं, मेरा एक प्लांट है, इसका 100% कैपेसिटी 100% कैपेसिटी में अगर मैं काम करता हूं तो मेरा
500 कार्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, मैंने देखा बाजार में अभी जितना डिमांड है ओनली 40% ही काम कर सकेगा। सो 40% मीन्स जैसे मेरा 100% गया था, so 40, 50, 60, 70, 100, I have got the option to operate either of the any level. It can be 40%, it can be 100%, it can be 70%. So there is a flexibility in my operations. फिक्स्ड बजट में क्या होता है, फिक्स्ड बजट में क्या होता है, इट इज अपोजिट टू फ्लेक्सिबल बजट। इसमें मेरा पास ये ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, ओनली 100% में इतना ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आइदर आई डू 100% और आई डोंट डू एनीथिंग। दिस इज द difference, basic difference of fixed budget is that it is very fixed, it is fixed, but flexible में it is not fixed। Like मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक आदमी लिया आपका घर पे काम करने के लिए, वो बोला मैं 6 घंटा काम करूंगा, जैसे ही 6 घंटा कंप्लीट हो जाएगा मैं घर चला जाऊंगा, आपका काम छोड़ के घर जाऊंगा। तो दूसरा एक आदमी आया, आप उनको बोला देखो मेरा 6 घंटा का काम है, बट इफ माय रिक्वायरमेंट इज दैट आई कैन लीव यू एट 4 आवर्स और आई कैन आल्सो एक्सटेंड योर वर्क फॉर 8 आवर्स। सो यहाँ पे ही एग्रीज, ओके आई एग्री फॉर 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, मैं जैसे जैसे ज्यादा काम करूंगा मुझे आप ज्यादा पैसा देंगे। सो यहाँ पे देयर इज एक्सेप्टेबिलिटी, यू विल डेफिनेटली लाइक टू हैव दिस पर्सन। चलो ये आदमी अच्छा है, उसको अगर मैं पैसा भी दूंगा लेकिन वो काम तो करेगा ज्यादा, बट ये आदमी 6 घंटा हो गया चला जाएगा, दिस इज फिक्स। सिमिलरली इस कंपनी, एक कंपनी दूसरा कंपनी है, वो 500 बनाएगा नहीं तो नहीं बनाएगा, बट आज का दुनिया में it cannot be fixed. So flexible budget gives you an option to prepare at different levels, to manufacture at different levels। समझ में आया? So यहाँ पे क्या है, flexible budgeting में अगर हम पढ़ूंगा तो it will be like this। It is the estimation of cost and profit on different levels of capacity utilization। आप जैसे जैसे डिफरेंट लेवल में कैपेसिटी यूटिलाइज किया है, उस कैपेसिटी में कितना खर्चा आप हिसाब कर पाएंगे इसमें। इट इज द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इतना ही आप याद रखिए फ्लेक्सिबल बजट। इसको कैसे क्वेश्चन में आप हम लेके जाएंगे, देखिए इसमें फ्लेक्सिबल बजट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज योर फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। ये चीज तो आपको ध्यान में आएगा। इसको आप लोग को क्या करना है, 3 टाइप का कॉस्ट है। मैं अगर मान लीजिए आपको शायद ऐसा है एग्जाम बनाया था, एग्जाम्पल बनाया था 50%, 70% दिया है, 80% में कितना होगा। मेरे को फैक्ट्री का 2 लेवल का खर्चा दिया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, इसका कितना होगा आपको निकालना है। तो मैं सारे खर्चा को मैंने 3 भाग में डिवाइड करूंगा, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, उसको अकॉर्डिंगली मैं चेंज करूंगा।
आपको हमेशा मैं ये जो टेस्ट बताया था, जब मैं आपको कहाँ पढ़ाया था, ओवरहेड्स में आई हैव टोल्ड यू। सिमिलरली हियर आल्सो आपको देखिए, हाउ टू नो if the cost is variable or fixed or semi variable, ये टेस्ट करना पड़ेगा। उसका आपको दो टेस्ट है। इसका फर्स्ट पॉइंट इज दैट variable cost per unit remains fixed always. Per unit is fixed and will change with change in production. वेरिएबल कॉस्ट क्या है, याद करिए वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इट इज फिक्स्ड पर यूनिट। एक यूनिट के लिए 10 रुपया अगर होता है, वो एक यूनिट के 10 ही रहेगा। 2 करने से 10 इंटू 2 होगा, 3 करने से 10 इंटू 3 होगा। सो इट इज फिक्स्ड पर यूनिट हमेशा, नॉट फिक्स्ड टोटल, and will change the total will change, the total cost will change with change in production। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा मेरा टोटल कॉस्ट चेंज होगा। ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए है। सिमिलरली टेस्ट फॉर फिक्स्ड कॉस्ट, उसका भी 2 लाइन में बता देता हूं आपको। फिक्स्ड कॉस्ट is fixed in total, or I can say lump sum. Total is fixed and fixed cost per unit changes। ये ध्यान करिए, per unit changes with change in production। जब आप फ्लेक्सिबल बजट करेंगे, ये 2 पॉइंट को आप ध्यान रखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज फिक्स्ड कॉस्ट और हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों टेस्ट आप करिए। ये दोनों टेस्ट जैसे आप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहाँ पे सपोज मेरा पास एक है मटेरियल 50% में और 70% में। सपोज मेरा प्रोडक्शन हो गया यहाँ पे 500, यहाँ पे हो गया 700, ठीक है। यहाँ पे हो गया मेरा 1500 एंड यहाँ पे हो गया 2100 मटेरियल कॉस्ट। एंड डेप्रिसिएशन यहाँ पे सपोज 700, यहाँ पे भी 700। ये दोनों आइटम है मेरा पास। तीसरा आइटम है देयर इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस है 1500 और 1900। ये मेरा 80% में कितना होगा, क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है। ये आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मटेरियल इज 1500 और 500 प्रोडक्शन, 2100 और 700 प्रोडक्शन, 80% में कितना होगा। इसके लिए हमको आपको ये दोनों टेस्ट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, now let me calculate
यहाँ पे मेरे को पर यूनिट निकालना है, सो आई एम कैलकुलेटिंग हियर पर यूनिट। 1500 अगर मैं करता हूं 500 के लिए, पर यूनिट हो गया मेरा कितना होगा, पटल में पर यूनिट कॉस्ट 1500 by 500, that is 3 rupees, and 70% पे तो हम ऐसे ही करेगा, 2100 divided by 700, it is 3 rupees. So I can see that variable cost per unit remains fixed, that means ये 3 रुपया चेंज नहीं हो रहा है, 3 ही रहता है, that means, and total cost was 1500 at 50% and 70% with 2100. So total will change with change in production. So this is a I got to know this is a variable cost. Why it is a variable cost? Because per unit is remaining fixed. Material per unit is 3 rupees at 50% also. Material per unit is 3 rupees at 70% also. So this is my variable cost. Accordingly, at 80% also it will be 3 rupees. So it will be 8 into 3, that is 2400. ये मेरे को at 80% I am able to find out the cost at 2400 by this test. Similarly, second में देखिए depreciation. Depreciation is 700. So per unit it will be 700 by 500. It will become 1 point something. And here it will, suppose if it is 1.23, and here 700 by 700 it is 1. Now per unit is changing. यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटल, ये पूरा 700 को फिक्स हो गया, 700 को फिक्स हो गया, ये मेरा टैली हो गया। पर यूनिट इट इज चेंजिंग, पर यूनिट यहाँ पे चेंज हो गया, 1.3 था और 1.0 हो गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कॉस्ट लिख दिया। सो if it is a fixed cost, मेरा 80% में भी cost में भी 700. Now third one is my maintenance cost. अच्छा, maintenance cost आप देखिए, it is changing in total, so I can say it is a variable cost. Now I will calculate per unit. 1500 by 500 is 1500 by 500 is 3 rupees, and 1900 by 700 is 2 point something, 2.5 or 2 point something. So it is not, it is neither fixed nor variable. So this is a semi variable. आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, when you find a semi variable cost, how to calculate the variable portion in that. ये आपको क्या करना है, देखिए मेरा यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट को मैं अलग से ले लेता हूँ कैलकुलेटिंग करने के लिए। 50% के लिए, 70% के लिए दिया है। 50% के लिए मैं मुझे मिला है मेंटेनेंस कॉस्ट 1500, 1900। मेरा प्रोडक्शन यूनिट मुझे पता है, प्रोडक्शन यहाँ 500, यहाँ 700। नाउ मैं क्या करूंगा, व्हाट आई डू हियर, 80 में निकालना है, तो आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द चेंज इन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन कॉस्ट। यहाँ पे चेंज इन प्रोडक्शन कितना हुआ, 700 माइनस 500 divided by 1900 minus 1500, that means, चलिए मैं आपको उल्टा कर दिया है, चेंज इन कॉस्ट ऊपर रहेगा क्योंकि पर यूनिट निकालता है, चेंज इन प्रोडक्शन। तो जैसे मैं ये ऐसे इसको चेंज कर देता हूँ, change in cost is 1900 minus 1500 divided by 700
minus 500. That is 400 divided by 200 is equal to 2 per unit. मैंने एक बिहेवियर देखा इस कॉस्ट में, देयर इज ए वेरिएबल एलिमेंट, सो यहाँ पे आई फाइंड दिस इज एज द वेरिएबल एलिमेंट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट बाई चेंज इन प्रोडक्शन। तो मेरे को मिला कि 2 रुपया वेरिएबल है। इफ आई नो 2 रुपीज इज द वेरिएबल कॉस्ट, नाउ इट विल बी इजी फॉर मी टू फाइंड आउट ये 1500 में वेरिएबल कितना है, फिक्स कितना है। 1500 में 2 into 1500, सर 2 into 500, 2 into 500 is equal to 1000 rupees, that is variable। ये 1500 में वेरिएबल एलिमेंट इज 1000, सो 1500 माइनस 1000 अगर मैं कर देता हूँ, 500 इज माई फिक्स्ड एलिमेंट। सो ये 1500 कैसे हुआ है, 1500 इज इक्वल टू 1000 वेरिएबल प्लस 500 फिक्स्ड, ये हो गया 1500। सिमिलरली आज 70% व्हेन आई वर्क, मेरा वेरिएबल कितना होगा, वेरिएबल विल बी 700 into 2 is equal to 1400 plus 500, that is 1900। so इतना मुझे रिलेशन अभी पता चल गया। at 80% also I can calculate। 80% में कैसे करूंगा ना, 80% में मेरा प्रोडक्शन होगा 800, 50% में अगर 500 प्रोडक्शन हुआ, 70% में 700 हुआ, तो 80% में प्रोडक्शन वैल्यू 800। तो यहाँ पे कॉस्ट होगा कितना, 800 into 2 is equal to 1600 वेरिएबल कॉस्ट and fixed will be 500, so it will be 2100। so now I got my maintenance cost at 80% will be rupees 2100। this is the example of flexible budget। so यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया 2100। और कैसे आप कैलकुलेट किया, आपको वर्किंग्स में वो पेशो बनाना है। so this is how examples of your budgetary control। आपको बजटरी फ्लेक्सिबल बजट में शायद मैंने एक प्रॉब्लम किया था, ये सब थ्योरी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। देन आपको एक थ्योरी आएगा जीरो बेस्ड बजटिंग। ये एक important from exam points of view, you will be finding it। write a short note on zero based budgeting। जीरो बेस्ड बजट क्या है, जनरली हम लोग बजट कैसे करते हैं, हम लोग जनरली बजट प्रिपेयर क्या करते हैं, हम लोग लास्ट ईयर फिगर लेते हैं, लास्ट ईयर फिगर लेके प्लस माइनस करके हम 10% ऐड कर दो या 5% माइनस कर दो, इस कॉस्ट का हम लोग एक बजट बनाते हैं। पर जहां पे मुझे कुछ भी मालूम नहीं, कॉस्ट डाटा मालूम नहीं, एंड आई वांट टू बी वेरी साइंटिफिक, मैं साइंटिफिक वे में इसका कॉस्ट निकालना चाहता हूं, एक एस्टिमेट बनाना चाहता हूं। इन दैट केस each element of cost to be scientifically justified। सपोज आप एक प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, ये ट्रेडिशनल बजट का है। जीरो बेस्ड बजट में आप कोई भी चीज को यू कैन नॉट एक्सेप्ट एज इट इज। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, आपका लास्ट ईयर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वाज 15,000 रुपीस। दिस ईयर यू बजट, सो यू से लास्ट ईयर तो 15,000 था, मैं 10% ऐड करता हूं, इट विल बी 16,050। ये इजी वे ऑफ डूइंग। बट इन जीरो बेस्ड बजटिंग अगर आपको करना है ट्रैवलिंग का बजट, आप क्या करेंगे, ट्रैवलिंग मुझे कितना बार करना पड़ेगा,
कौन जाएगा, व्हाई ही शुड गो। ओके, ट्रैवलिंग करता है, यहाँ से सपोज गुवाहाटी जाता है, गुवाहाटी के लिए मेरा ट्रेन फेयर जो है, ट्रेन फेयर इज ओनली 500 रुपीज, और वहां पे एक आदमी जाएगा, वो होटल में रहेगा 300 रुपया, खाना खाएगा, फूड खाएगा 150, so it is becoming 950, other miscellaneous suppose is around 50 rupees, I am giving only 1000 rupees. You are calculating 1000 rupees only, scientifically you are calculating what can be your maximum expenditures. This is the way you are doing, so that you are not accepting this 15,000 तुम झूठ बोलते हो, एक्चुअली इसके लिए 1000 रुपया में हो जाएगा, और whatever it may be, so you justify each and every expenditure. That is why in zero based budgeting every expenditure has to be justified. So it is very good, but इसका demerits क्या है, it takes long time, आपका पास इतना टाइम नहीं है to prepare a zero based budgeting, and sometimes it will be very stringent, आपका फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाता है, यू आर वेरी स्ट्रिक्ट इन बजटिंग, एंड यू विल बी अनपॉपुलर अमंग अदर्स। जीरो बेस्ड बजटिंग करने से सम पीपल मे नॉट लाइक, क्योंकि somebody was habituated of getting a hiking every year, suddenly if you ask them, no मेरे को डिटेल्स दिखाओ तभी जाके मैं दूंगा, he may not like it, but from the organizational point of view, बीच बीच में जीरो बेस्ड बजटिंग करने से you are reviewing the trend of expenditure whatever is being budgeted, so there are so many benefits, it is there in your study material, आप उसको पढ़िए, this is the concept, this is the concept of zero based budgeting. similarly आपको दूसरा चीज बजट में मिलेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लीजिए। परफॉर्मेंस बजटिंग, दिस आल्सो यू कैन स्टडी। उसका बाद क्वेश्चंस है, ये प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक दो प्रॉब्लम और एक क्लास करेंगे, दैट विल बी माय लास्ट क्लास। तो थ्योरी जस्ट पढ़ लीजिए, व्हाट इज बजटिंग, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ बजटिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बजटिंग, what are the concepts in budgeting, and especially what is flexible budget and fixed budget, what is zero based budget, what is performance budget, and what is responsibility accounting। आपका इतना ही है बजट में, एंड आप एक बार आप पढ़ लीजिए, एवरीथिंग इज वेरी इजी, बजटिंग इज द इजीएस्ट चैप्टर। आपको अगर नेक्स्ट क्लास में हम दो चार प्रॉब्लम करेंगे, meanwhile you can do the problems, and Monday when I take your class, that time we will discuss your doubts. Okay, this is all about today's class. Your next faculty has already come. Okay then, good night. Good night, sir.
सर और कौन थे स्टूडेंट सर? हैं? ये प्रतीक और कोई नहीं है, एक लड़की था वो सुस्ती चला गया। वेट करते 2 मिनट का। वही हो गया। तो फिर माइंड गेम खेलता है, अभी बाहर लोगों को पता चल रहा है कि माइंड गेम खेलता है। अभी परमाणु बम नहीं होगा, वो फटेगा नहीं। उनका आर्मी आया था सियाचिन में, दूर में बीमार हो गए। तो ये तब ही नहीं पता है ना सर, मतलब आपका पेट्रोल का मतलब टोल वगैरह से पेशेंट में कोई किसी नहीं है, ये पता है थोड़ा दिन का बाद आदमी को तो चेंज करना है। तीन तारीख का साल का था सर, मटेरियल था। हाँ, सियाचिन का मैटर स्टैंडर्ड का मटेरियल कौन बैलेंस किया है? अभी ना हाँ, मटेरियल कौन बैलेंस? Today we'll discuss the last topic of Company Act 2013, Director. Director, page number 397 in your syllabus. In your study material, it's page number 397. Page number 397, Directors. Section 2, Clause 34. सेक्शन 2 में क्या है? सेक्शन 2 में सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं। कंपनी एक्ट में जो जो टर्म्स यूज्ड है उनका डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 में, और उसी सेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 2 क्लॉज 34 है। 2 क्लॉज 34 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 34. 2 clause 34 defines the term director. Director का मतलब, डायरेक्टर जो टर्म है उस शब्द का मतलब बताया गया है। Yes, 397 section 2 clause 34 डायरेक्टर, the last chapter of Companies Act. सेक्शन 2 clause 34 में डायरेक्टर का मीनिंग दिया गया है in our page number 397, which means director appointed to the board of a company. Board here means not the blackboard, whiteboard. Board here means collective body of directors. Sometimes it is called as board and sometimes it may be called as board of directors or simply BOD. BOD stands for board of directors or it may be called as board. Director means a person who is appointed to the board of directors, and the collective body of directors is known as board of directors. एक आदमी जब किसको डायरेक्टर कहलाएगा? जब वो डायरेक्टर हिसाब से अपॉइंट होगा बोर्ड में,
और सारे डायरेक्टर्स को मिलके उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, और सिंपली बोर्ड, और समटाइम्स इन शॉर्ट बीओडी. So this is the plain meaning of director. So anyone appointed to the board of directors is known as director. Then what are important sections in relation to directors? Section 149(1) of the Act provides that every company shall have a board of directors consisting of individuals as directors. So once 149 में क्या कहता है कि every company shall have board of directors. हर एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना नेसेसरी है, ठीक है. एंड ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट मीन्स individuals, it means natural person. Only natural person can be appointed as directors, not an artificial person. So natural person ही appoint होगा as a director. This is as per under section 149. Next important, minimum number of directors in case of public company and in case of private company. Minimum number of directors. एक कंपनी में कितना मिनिमम डायरेक्टर्स होना जरूरी है इन केस ऑफ पब्लिक एंड इन केस ऑफ प्राइवेट. इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इट्स 3 and in case of private company it's 2. ठीक है. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होना ही है एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होना ही है. ठीक है. और मैक्सिमम कितना डायरेक्टर हो सकता है एक कंपनी में. एंड इन केस ऑफ ओपीसी में तो एक ही आदमी होगा, वही डायरेक्टर होगा. The maximum number of directors shall be 15. Maximum is 15. Minimum is 2 and 3. Maximum is 15. But if a company wants to appoint, more than 15 number of directors, they can do that, but they have to pass special resolution, which is 3/4 majority. Special resolution every company the maximum number of directors shall be 15. A company, that means every public company or every private company may appoint, that is optional, more than 15 directors after passing a special resolution. एग्जाम में आता है प्राइवेट कंपनी में कितना हो सकता है 2 मिनिमम, पब्लिक कंपनी में कितना होना चाहिए मिनिमम 3, मैक्सिमम कितना हो सकता है 15. अगर 15 से भी कोई अगर ज्यादा चाहता है तो अपॉइंट एज डायरेक्टर, they can do so, but the company have to pass special resolution of the shareholders. Every company existing on or before the date of commencement of Companies Act 2013 shall within 1 year is required to appoint board of directors with the requisite number, including 1 woman director by the prescribed company. ठीक है. तो अभी क्या है, पहले वुमेन डायरेक्टर का कोई कंसेप्ट नहीं था. नाउ कंपनी आल्सो हैव टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर. फीमेल डायरेक्टर भी होना
जरूरी है। After the commencement of 2013 Companies Act 2013, it has been made compulsory that a woman director होना board of directors में is now compulsory. Another compulsory is that the further requirement in that every company shall have, shall is compulsory, shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 180 days during the financial year. जिस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, लेट्स से 2021-22 की फाइनेंशियल ईयर इज नाउ गोइंग ऑन, इस फाइनेंशियल ईयर में any one director have to stay in India at least 182 days. That means what it means that we may appoint Indians as directors, we may appoint Indian citizen as director, we also may appoint foreigners as our directors. Indians as well as foreigners both can be appointed as director, but only natural person, that means only individuals, can be appointed as director. Even if we can appoint directors of foreign country, but at least one of the director have to stay for 182 days in India. ठीक है, ये जो 180 days है, you may relate it to the रेसिडेंसी क्लॉज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट में होता है ना रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंट. यू मे रिलेट दिस 182 days का कंसेप्ट ऑफ स्टे ऑफ अ डायरेक्टर इन इंडिया, यू मे रिलेट. तो 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट, 3 डायरेक्टर मिनिमम इन केस ऑफ पब्लिक, मैक्सिमम वी कैन अपॉइंट 15, बट 15 से भी हम लोग ज्यादा अपॉइंट कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. वुमेन डायरेक्टर का भी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है फ्रॉम 2013, एंड और एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज एक डायरेक्टर को 182 डेज में विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर हैव टू स्टे इन इंडिया. देयर आर नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर. तो फर्स्ट इज वुमेन डायरेक्टर. एक डायरेक्टर जो फीमेल होंगे, ह्यूमन डायरेक्टर. फिर हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. दिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ ह्यूज concept in itself, and this is one of the critical concept of directors chapter. Then nominee director, managing director in page number 400, whole-time director, first director, additional director, alternate director, director in casual vacancy. These are different types of directors. डायरेक्टर में भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हो सकते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, alternate director, director in casual vacancy. All these are different types of director. We'll take one by one. That is first women director. कि women director कौन कौन सा कंपनी को अपॉइंट करना is necessary, is shall और compulsory. Section second provision to section 149 read with rule 3 of company's appointment of and qualification of director rules 2014 provides that the following classes of companies shall appoint at least one women director. At least, that means minimum, at least one woman director. ठीक है.
what are the classes of companies who have to, that is who compulsory have to appoint women director? तो फर्स्ट है एवरी लिस्टेड कंपनी, जो कंपनी का शेयर्स लिस्टेड है इन द स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन दिस टू एक्सचेंजेस जिसका भी शेयर लिस्टेड है, so listed company have to appoint one woman director in their board of directors. ठीक है, नेक्स्ट, दैट मींस लिस्टेड कंपनी को तो अपॉइंट करना ही है। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनीज, हर एक पब्लिक कंपनी को अपॉइंट करना जरूरी नहीं है वुमेन डायरेक्टर। कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनियां है, ओनली दोस क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज हैव टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। फर्स्ट क्राइटेरिया इज paid up share capital is ₹100 crores और more। ऐसा एक पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹100 और मोर, और टर्न ओवर इज 300 crores और मोर, जिसका पेड अप 100 से ज्यादा होगा और टर्न ओवर 300 से ज्यादा होगा। They have to compulsorily appoint one woman director in their board of directors। ठीक है, ये हो गया conditions for appointment of women director। For this purpose, to check the paid up share capital and the turnover on the as on the last date of latest audited financial statements shall be taken into account। Now if today we have to check, we are a public company, we are not listed company, without any condition they have to appoint women director। That means listed company के लिए no such conditions, only condition is for unlisted public companies। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज में 100 करोड़ से ज्यादा अगर किसी का पेड अप शेयर कैपिटल है और दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होने से हो जाएगा, 300 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है। ये 100 करोड़ और 300 करोड़ का कैलकुलेशन विल बी बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट मेड इफ दिस इज फॉर 21-22 फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो 31 मार्च 2021 में जो बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस हम लोगों ने बनाया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने प्रिपेयर किया था, उसको लेते हुए वी हैव टू चेक व्हेदर वी फॉल 100 करोड़ का पेड अप और 300 करोड़ का टर्नओवर, वी हैव टू चेक ऑन द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है, दिस इज फॉर वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर में कौन कौन सा है, बस एक महिला डायरेक्टर होना पड़ेगा। इन केस ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 100 and 300 का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बट आई एम willingly skipping this independent director concept because it will take one class to tell you about what is the role of independent director, who can be appointed as independent director। So I'm jumping to the next kind of director, next type of director, nominee director। Nominee director, it means what actually nominee, duty of the nominee। We may have seen when our parents take some insurance schemes, so insurance company asks the name of nominee। So if the parents are the main insurer, then they can give name of their nominees। ठीक है, नॉमिनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन का कोई आदमी, और सेम जनरेशन भी हो सकता है, someone related to that person who nominates the other person। ठीक है, so nominee is to work for someone else। Someone is our shareholder, or some bank have given
loan to the company, that someone can appoint a director in the board of directors to maintain the check and balance inside the board of directors. In case of government company is a company whose shares, more than 51% of share capital is owned by either central government or state government, or central government plus state governments, or many state governments. So where the government holding is more than 51% in a company, then it becomes a government company. And with respect to government company, in case of central government company, the shareholder is President of India. The shares are held in the name of President of India in case of central government company. In case of state government company, the shares are held in the name of governor of that particular state. So president is a shareholder in the central government companies, and governor is a shareholder in the state government companies. But president and governor does not have so much of time to be a director in that company, and it is also outside the protocol of their official duties. प्रेसिडेंट आके किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा, और सेम एज गवर्नर ऑफ स्टेट आके भी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा. दिस इज आउट ऑफ देयर प्रोटोकॉल. बट व्हाट दे कैन डू, president can nominate someone as a director in a company, so as governor can also nominate somebody as director in a company. The person who have been nominated by the president in case of central government company, and in case of state government company nominated by the governor, is known as nominee director. Whose director is not the may not be the shareholder, but he has been nominated by the central government or state government. As per section 161(3) of the Companies Act 2013, subject to the articles of a company, the board may appoint any person as director nominated by any institution in pursuance of the provisions of any law for a time being in force, or any agreement or by the central government or the state government by virtue of its shareholding in the company. For the purpose of section 149 of the Companies Act, a nominee director means a director nominated by any financial institution. हम लोगों को ये मालूम चल गया है, गवर्नमेंट अगर अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट अगर किसी को नॉमिनी करेगा, नॉमिनी एज अ नॉमिनी अपॉइंट करेगा, he will be called as nominee director, because president cannot be the director of a company, so whereas the governors also cannot be the director of the company, but they can nominate somebody to become the director, and that person is known as nominee director. Sometimes the company also takes some loan or some arrangement, some guarantee from any financial institutions or bank. बैंक से कंपनी ने लोन लिया 10,000 करोड़ का. Now the bank wants that whatever amount the loan, whatever will be the loan amount, that is 10,000 crore, what bank wants is that the affairs of the company shall be regulated properly. ढंग से कंपनी का फाइनेंशियल एफर्ट्स ऑपरेट होना जरूरी है. क्योंकि बैंक ने 10,000 करोड़ दिया है कंपनी को, तो बैंक का ऊपर भी एक रिस्क फैक्टर है, whether the company will be eligible to repay that 10,000 crore loan or not. So to maintain that check and balance, sometimes bank may appoint somebody as director in a company by virtue of an agreement, and the bank
nominates a person to be a director of the company, and that the person is also known as nominee director. Now, that nominee director can be from the central government, or can be from the state government, और कैन बी फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे कंपनी में कुछ पैसा वैसा उधार गारंटी एग्रीमेंट कुछ लिखे रखा हुआ है. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर. नेक्स्ट मीनिंग इज मैनेजिंग डायरेक्टर. मैनेजिंग डायरेक्टर who manage the company. Simply, who manages the company. Short form MD. He is the ultimate person who have the ultimate control over the company. Managing director have been defined under section 2 clause 54. Defines the term managing director as a director by virtue of the articles of a company or an agreement with the company or a resolution passed in its general meeting or by its board of directors is, यहां से इससे थोड़ा ध्यान देना, is entrusted with substantial powers of management of the affairs of the company, includes a director occupying the position of managing director by whatever name called. Company Act defines managing director. ठीक है, but companies can on its own may use different term. Managing director and chairman and managing director, but managing director is used in the company set. Company may use the word managing director, or company may not use the word managing director. Company may use chairman and managing director. But the problem is, who is the managing director? Managing director is entrusted, उसके पास है. Entrusted मतलब उसको दिया गया है. मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या दिया गया है? कुछ सब्सटेंशियल पावर, उसको ज्यादा से ज्यादा पावर दिया है ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. मैनेजिंग डायरेक्टर इज द पर्सन हु हैव द सब्सटेंशियल पावर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जो पावर है, जिसको सबसे ज्यादा पावर दे रखा है कंपनी को चलाने के लिए, that person is MD, entrusted with substantial power. MD is the person who is entrusted with substantial power to manage the affairs of the company. To manage the affairs of the company. कंपनी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा पावर दे रखा है एमडी को. ये जो entrusted है, who can give him the powers? किसको ये जो पावर मिलता है एमडी को, ये पावर किससे मिल सकता है, और who can give the substantial power to the MD? Article of association, first, who by virtue of articles, article means article of association or any agreement or through any resolution passed in the general meeting or by its board of directors.
So board of directors can give one person, one director as substantial power to act as MD, or the article of association may give that person ultimate power, that is substantial power, to act as MD, or any agreement or any resolution passed by the company can give MD the substantial powers. ठीक है? तो हु कैन गिव, 4-5 पॉइंट है, आर्टिकल, एग्रीमेंट, जनरल मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड जिसको भी मिलेगा सब्सटेंशियल पावर, ही विल बी नोन एज मैनेजिंग डायरेक्टर. नेक्स्ट, होल टाइम डायरेक्टर. Section 2 clause 94 of the act defines the term whole time director as including a director who in the whole time employment of the company. So दो concept है whole time director and next is part time director. Whole time director who gives whole of his time to the company, and part time only part time ही देता है वो. Part time directors does not give whole time. ठीक है? That means he is in the employment. This director is an employee of the company. He is not an employee of the company. पार्ट टाइम क्या होगा, वो एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है. बट होल टाइम जो होगा, होल टाइम डायरेक्टर मींस हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड हु गिव्स हिज होल टाइम टू द कंपनी. इट मींस a whole time director can be whole time director only in one company, or a person can be whole time director only in one company. पार्ट टाइम डायरेक्टर वो किसी बहुत बहुत सारे कंपनीज में हो सकता है. इसका भी एक लिस्ट है, 20 कंपनीज का एक लिस्ट है. दैट मींस एक आदमी कितना कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है. 2 पॉइंट, एक कंपनी कितना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, एंड नेक्स्ट इज अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड इन हाउ मच कंपनी एज अ डायरेक्टर. एक कंपनी कितना डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, और एक पर्सन कितना कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है. दोनों अलग अलग पॉइंट. एक पर्सन एट ए टाइम 20 कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है, जो अभी आपको मिलेगा. ठीक है? तो एक आदमी एक टाइम पे होल टाइम डायरेक्टर सिर्फ एक ही कंपनी में होगा, बाकी कंपनीज में वो सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर ही हो सकता है. ये हो गया होल टाइम डायरेक्टर के लिए. ठीक है? और जो पार्ट टाइम है, ही इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. यहां तक किसी को कोई डाउट है, एक बार पढ़ लीजिए, पूछिए. कोई किसी एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक?
Any question? स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर क्या होगा? एक कंपनी में हो सकता है 100 करोड़ का शेयर्स है, 95 करोड़ का शेयर्स सिर्फ एक आदमी के पास है, बाकी 5 करोड़ से बहुत सारे लोगों में है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स बहुत सारे लोगों में हो सकता है। 95% ऑफ द शेयर कैपिटल इज विथ वन पर्सन, एक आदमी के पास 90% शेयर्स है, बाकी 5% स्मॉल स्मॉल नंबर्स ऑफ शेयर्स बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सो जो स्मॉल स्मॉल शेयर होल्डर्स है, टू कीप देयर से इन द कंपनी, उनकी बात रखने के लिए दे कैन ऑल्सो अपॉइंट डायरेक्टर्स, then they are known as small shareholders director. Small shareholder means the shareholders holding shares of nominal value not more than 20,000 or such other sum as may be prescribed. A listed company may have one director elected by small shareholders. Small shareholders मतलब एक shareholders जिसके पास 20,000 से ज्यादा शेयर्स नहीं है, 20,000 से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू, दैट मींस फेस वैल्यू का शेयर्स नहीं है, ही इज नोन एज स्मॉल। अगर किसी कंपनी में 10 रुपए की शेयर फेस वैल्यू है और 2000 शेयर्स है, तो ही विल बी नोन एज स्मॉल शेयर। जिसके पास मतलब फेस वैल्यू को इनटू करके, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 20,000 से ज्यादा शेयर्स नहीं है, एंड दे आर नोन एज स्मॉल शेयरहोल्डर्स। Rule 7 requires that a listed company may upon notice of not less than 1,000 small shareholders or 1/10 of the total number of shareholders which is lower having a small shareholder director elected by small shareholders। जो चुन्नू सा जो शेयर होल्डर्स है 20,000 से तक जिसका शेयर है कंपनी में, they can also appoint directors elected by them। इन शेयरहोल्डर्स में इलेक्शन मतलब मीटिंग होगा, मीटिंग में एक इलेक्शन होगा कि कौन डायरेक्टर बनेगा कंपनी में। तो स्मॉल शेयरहोल्डर्स कैन आल्सो appoint directors in the company। Why? Because since 95% major chunk of shares is only with one person, so he has the ultimate control। But these are shareholders, no matter whatever amount they are holding, 20,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, they are also shareholders। So to keep their say, उनकी बात रखने के लिए, this small shareholders can also appoint director, and he will be called as small shareholders director। listed company में अगर 1,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आता है स्मॉल शेयरहोल्डर अपॉइंट करने के लिए, और 1/10 टोटल नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स से अगर एप्लीकेशन आता है 1,000 इन नंबर्स, 1/10 इन वैल्यू ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स, दैट लिस्टेड कंपनी हैव टू इलेक्ट someone as small shareholders director। ठीक है, स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर बस इतना याद रखना, 20,000 से जिसके पास ज्यादा शेयर्स नहीं है, they are known as small shareholders। They can also appoint one director elected by those small shareholders। Next is first director। जब हम लोगों ने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, तब मैंने बोला था कि मेमोरेंडम में क्या क्या टेबल है, टेबल ए टू ई, आर्टिकल में एफ टू जे, 5 ईच टेबल्स है। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हैव टू टेल दैट ही इज whatever name, that person is the first director of the company।
The article of association have to give the name of the first director of the company. But if in the article of association no first director have been appointed, अगर कोई फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होके रखा है एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन जो 7 लोगों का साइन चाहिए होता है मेमोरेंडम में, इट इज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, जो 7 लोगों का नाम, पता, एड्रेस, फोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, दुनिया भर की चीज चाहिए जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में साइन करके देगा, दो 7 मेंबर्स or 2 or 3 members will be called as termed as first director of the company. First director means अगर आर्टिकल में किसी का नाम ले लिया तो they will be called as first directors. अगर आर्टिकल में किसी का नाम नहीं है तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है, उनको ही फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा। ये हो गया as far as first director is concerned. But in case of one-person company, an individual being member of the company shall be the deemed first director of the company duly appointed by the member. एक 1% कंपनी में एक ही मेंबर है, एक ही शेयर होल्डर है, तो he will be the deemed first director in case of 1% company. ठीक है, यहां तक हो गया फर्स्ट डायरेक्टर। फिर नेक्स्ट हो गया एडिशनल डायरेक्टर। इसको थोड़ा ध्यान देकर देखना। नॉर्मली जब हम लोगों ने एनुअल जनरल मीटिंग का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या है, एजीएम में 4 बिजनेस जो है ऑर्डिनरी बिजनेस है, उनको छोड़ के बाकी सारे स्पेशल बिजनेस है। इन केस ऑफ एजीएम 4 ऑर्डिनरी बिजनेस, उनको छोड़ के बाकी सारे स्पेशल बिजनेस, मतलब बिजनेस हियर मींस ट्रांजैक्शंस। नाउ इन केस ऑफ ईजीएम all are special business, special transaction, that thing we have already discussed. The point is, in case of AGM, since 4 are our ordinary business, that means 4 चीज ऐसा जो हर एक AGM में होना ही होना है। That means adoption of financial statements, declaration of any dividend, appointment of directors, appointment and fixation of remuneration of statutory auditors. मोटा मतलब ऊपर से बता दिया, ऊपर से कि ये 4 जो है ऑर्डिनरी बिजनेस है इन केस ऑफ एजीएम। सो इट automatically means that the power to appoint a director in the company is while we conduct our annual general meeting. That means a director can be appointed in the general meeting only. कोई दूसरा तरीका नहीं है डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट दिलाना। तो इन केस ऑफ एजीएम we have to appoint directors. So first thing is only through general meeting we can appoint directors. But ऐसा भी हो सकता है 31st March से within 6 months we have to conduct the AGM, let's say, ठीक है, तो 6 महीने का टाइम है to conduct our AGM. In the meantime जो डायरेक्टर है वो हो गया क्या, रिटायर हो गया। तो पहला जो डायरेक्टर था वो रिटायर हो गया, let's say on 30th of April। 30 अप्रैल को जो डायरेक्टर थे पहले से, 30 अप्रैल को वो रिटायर हो गया। अब हो गया, कम हो गया, लेट्स से ये है पब्लिक कंपनी और 3 डायरेक्टर इज नेसेसरी।
है ना, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. It is a public company and there were 3 directors, but since one got retired on 30th of April. लेकिन अभी एजीएम कराने के लिए थोड़ा टाइम है. एजीएम हम लोग कराएंगे सितंबर महीने में. लेकिन जो मिनिमम 3 डायरेक्टर है वो भी हम लोग क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज 3 था लेकिन एक डायरेक्टर रिटायर हो गया. नाउ what is the meaning of additional directors? Normally directors have to appoint through general meeting, but since there is a retirement and जो minimum requirement है वो fulfill नहीं हो रहा है. Now the power has been given to the board that the board may appoint somebody as additional director. board उसको क्योंकि 30 को रिटायर हो गया, उनके रिप्लेसमेंट की तरह किसी को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है. बट सिंस डायरेक्टर को तो अपॉइंट करना है थ्रू जनरल मीटिंग, अब क्या हो गया, इस इमरजेंसी सिचुएशन में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया बोर्ड ने, जो बोर्ड को पावर दे रखा है. नाउ व्हेनेवर नेक्स्ट एजीएम has, they have to make him as a regular director. एक में से वो एडिशनल डायरेक्टर है. एजीएम में उनको रेगुलराइज करना पड़ेगा, उनको नॉट एडिशनल डायरेक्टर, उनको नॉर्मल डायरेक्टर बनवाना पड़ेगा. Why in AGM? Because director can be appointed only in जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग का ही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है. ये एक सेकेंड वे आउट है. 3 डायरेक्टर होना है तो उस 3 को मेंटेन करने के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर हम लोगों ने अपॉइंट कर दिया बाय द बोर्ड, और जब जनरल मीटिंग होगा तब उनको थ्रू शेयर होल्डर्स अपॉइंट करा दिया जाएगा. दैट इज एडिशनल डायरेक्टर. Section 160 on 1 provides that the articles of company may confer, articles power दे सकता है, may confer means may give the power on its board of directors the power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director in general meeting as an additional director at any point of time. Such directors shall hold office up to the date of next annual general meeting or the last date on which annual general meeting should have been held, which was earlier. जो additional director appoint होगा, he will be appointed to the AGM date, ठीक है, as an additional director. और AGM में उनका क्या होगा, उनके लिए रेजोल्यूशन पास हो जाएगा कि additional director को हम लोग फुल फ्लेजेड डायरेक्टर बनवाना चाहते हैं तो वो डायरेक्टर बन जाएगा. अगर नहीं चाहते हैं तो उसका रेजोल्यूशन पास नहीं होगा. अगर कंपनी नहीं चाहेगी कि इसको एडिशनल डायरेक्टर को फुल फ्लेजेड डायरेक्टर नहीं बनाएंगे तो उसका कोई उपाय नहीं है. लेकिन एडिशनल डायरेक्टर को भी हम लोग फुल फ्लेजेड डायरेक्टर बना सकते हैं, बट थ्रू एजीएम. हाँ, और एजीएम में क्या होगा, रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा उनके लिए. लेकिन अगर कोई आदमी जो एजीएम में पहले एडिशनल डायरेक्टर था और उनका फुल फ्लेज के लिए बनने के लिए एजीएम में क्या क्या रेजोल्यूशन पास करा जाएगा, लेकिन उस रेजोल्यूशन डाल दिया गया इन फ्रंट ऑफ शेयर होल्डर्स, लेकिन वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ. नाउ he have to resign as director. He have to get resign from the directorship. Additional director appointed था, उनको बोला कि आपका अपॉइंटमेंट हम लोग कंफर्म कर देंगे एजीएम में, लेकिन बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. बट अनफॉर्चुनेटली वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ. अगर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो उसका एडिशनल डायरेक्टरशिप उसी दिन खत्म हो जाएगा और वो उस दौरान उस साल में उस कंपनी में एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है.
पहले एडिशनल डायरेक्टर था या नहीं था, एक्सपायर जो भी हो, लेकिन एक आदमी अगर डायरेक्टर बनने के लिए अगर उनके लिए रेजोल्यूशन पुट अप किया जाता है, अगर रेजोल्यूशन फेल हो जाता है, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर. If any person fails to get appointed as director in any annual general meeting or in any general meeting, he cannot be appointed as additional director. Okay, only a person जो fail नहीं हुआ है, he can be appointed as additional directors for the time being up to the AGM, और AGM में उनको full fledged director बना दिया जाएगा. It is additional director. ठीक है? Additional means addition to the already existing directors. नेक्स्ट, ऑल्टरनेट डायरेक्टर. एक डायरेक्टर है लेकिन वो डायरेक्टर इंडिया में नहीं है और कुछ कारण बीमार है, कहीं जाना पड़ा, तो उनका पोजीशन के जो खाली है, जो डायरेक्टर में है नहीं, मतलब कंपनी में नहीं है, इंडिया में नहीं है, ये जो डायरेक्टर है उनका एक ऑल्टरनेट आदमी को भी हम लोग एक डायरेक्टर बना सकते हैं. लेट्स सी सेक्शन 161(2) provides that the board of directors of a company may, if so authorized by its articles or by any resolution passed by the company in general meeting, appoint a person not being a person holding any alternate directorship of any other company or holding directorship in the same company to act as an alternate director for a director during his absence for a period not less than 3 months from India. अगर कोई एक डायरेक्टर एब्सेंट है, इंडिया में नहीं है, for 3 months, 3 महीने से ज्यादा वो इंडिया में नहीं है, अब उनका जो एब्सेंस में दूसरा कोई आदमी एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर काम कर सकता है. लेकिन एक आदमी एक ही टाइम कैन प्ले द रोल ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स ओनली फॉर वंस. मैं हूं डायरेक्टर लेकिन मैं पिछले 3 महीनों से इंडिया में नहीं हूं, तो मिस्टर XYZ कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू मी, but Mr. XYZ can be appointed only and only to one person to act as an alternate director. वो सिर्फ मेरे लिए alternate director हो सकता है. मैं भी नहीं हूँ डायरेक्टर हूँ, लेकिन हम 4 डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर इंडिया में है ही नहीं 3 महीने में. So Mr. XYZ can appoint as alternate director to me. Someone else, Mr. PQRS, can be appointed as an alternate director to the other person who is not in India for 3 months. तो एक टाइम पे एक आदमी, सिर्फ एक आदमी एक डायरेक्टर के लिए ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है. दिस इज द ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स. तो हम लोगों ने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पढ़ा. वुमेन डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सब्सटेंशियल पावर है, होल टाइम डायरेक्टर जो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी में है, स्मॉल शेयर होल्डर्स जिनके पास फेस वैल्यू 20,000 से ज्यादा शेयर्स नहीं है, दे कैन आल्सो इलेक्ट वन पर्सन एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. फर्स्ट डायरेक्टर आर्टिकल में मेंशन है, देन ही इज फर्स्ट डायरेक्टर, अदरवाइज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आर नोन एज फर्स्ट डायरेक्टर. एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टर्स रिटायर हो जाता है, लेट्स से रिटायर वाला केस एग्जांपल है, किसी को अगर अपॉइंट करना है फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उसको एज एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, बाद में जनरल मीटिंग में उसको फुल फ्लेजेड डायरेक्टर बना देगा. और अगर कोई डायरेक्टर एब्सेंट है इंडिया में पिछले 3 महीनों से, तो उनके अगेंस्ट कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो सकता है. ठीक है, दिस इज अबाउट डायरेक्टर. लेकिन डायरेक्टर बनने के लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स है. जैसे यू मस्ट हैव सीन पैन नंबर. पैन नंबर इज फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, बैंक अकाउंट्स एंड ऑल. तो इंडिया में हर एक आदमी का एक यूनिक पैन नंबर होता है. पैन नंबर इज यूनिक. मेरा जो पैन नंबर है, दैट पैन नंबर कैन नॉट बी इशूड टू समबडी एल्स. तो हर एक के अगेंस्ट एक यूनिक पैन नंबर है. और ये भी है आजकल बिना पैन नंबर का
अकाउंट भी ओपन नहीं होता है। माइनर अकाउंट्स आर डिफरेंट, चिल्ड्रन अकाउंट्स आर डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन ऑफ मेजर। बिना पैन के अगेंस्ट आपका अकाउंट भी नहीं खुलता है बैंक वगैरह में। सो उसी हिसाब से एक है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन इन शॉर्ट। बिना दिन का भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है। फर्स्ट, how the appointment director is done. First, that person has to apply for DIN number, director identification number. उस DIN नंबर में उस डायरेक्टर का पूरा डिटेल्स, पर्टिकुलर्स, एवरीथिंग XYZ लिखा होगा, पता चल जाएगा। एंड आफ्टर गेटिंग द DIN number only one person can be appointed as a director in a company. Every director, same as otherwise expressly provided in the act, shall be appointed by a company in general meeting. मैं जो बोला डायरेक्टर हमेशा जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होता है। लेकिन ये जो केस है, रिटायर हो गया, मिनिमम नंबर्स का भी फुलफिल नहीं हो रहा है, एज अ एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे। बाद में जनरल मीटिंग में उनके लिए रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा देखा जाएगा। The main requirement for the appointment of a director is that he is to obtain, उनको लेना पड़ेगा director identification number, DIN for short. A person to be appointed as director shall furnish his DIN, उसको DIN लेना पड़ेगा, and a declaration that he is not qualified, not disqualified, he is not disqualified, वो disqualification नहीं है to become a director in the act, under the act. The said person is to give his consent to act as director. उसका कोई disqualification नहीं होना पड़ेगा, वो he have to give consent to appoint as a director in form number DIR2. DIR2 क्या है? A consent letter to be given by the person to be appointed as a director in the company. The company shall within 30 days of appointment of a director file such consent which registered in form DIR12 along with the fee prescribed. So DIR12, director, DIR stands for director, director 12 is the E form for appointment of directors. ठीक है? DIR12, by filing DIR12 we can appoint a person as director. And उससे पहले उसको, उस आदमी को DIR2 देना पड़ेगा। Why? It is a consent to get appointed as a director, and उससे भी पहले उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा, that is DIN नंबर लेना पड़ेगा। ये है पूरा डायरेक्टर चैप्टर का जो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर, उनका अपॉइंटमेंट। एक दो दिन और शायद लगेगा डायरेक्टर को समझने के लिए, हाँ, तो वही अकॉर्डिंगली, और ज्यादा क्लासेस बाकी नहीं है, वेरी सून वी आर गोइंग टू एंड द क्लासेस। बाकी डाउट वगैरह कुछ भी हो, we are also available in the WhatsApp group में available है। Thank you for today, and please do revise all this thing in your home.